एवरीबॉडी, तो कैसे हो आप लोग। आज हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल राइट का पार्ट 2, जिसके अंदर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आर्टिकल 16 से लेकर आर्टिकल 19 तक। तो चले देखते हैं कि क्या क्या है इन आर्टिकल्स के अंदर। जो आर्टिकल 16 है वो बोलता है इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। बेसिकली ये बोल रहा है कि गवर्नमेंट किसी भी तरह की एम्प्लॉयमेंट में किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती है, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देती है। यही आर्टिकल 16(1) बोलता है। और आर्टिकल 16(2) बोलता है कि किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन भी टॉलरेबल नहीं होगा, चाहे वो कास्ट बेस पे हो, रिलीजन बेस पे हो या कोई भी अदर स्टैंडर्ड्स हो। जो 16(3) है वो बोलता है कि गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड प्रायोरिटी टू द लोकल इन जॉब्स। इस केस में मान लीजिए कि पंजाब गवर्नमेंट वैकेंसीज निकालती है, तो वहाँ के लोकल लोगों को प्रायोरिटी दी जाएगी रादर देन द पर्सन जो दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं, जिनका डोमिसाइल मान लीजिए हिमाचल का है या हरियाणा का है। आर्टिकल 16(4) का ए बोलता है कि गवर्नमेंट जो है वो रिजर्वेशन प्रोवाइड करवा सकती है जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस है। आर्टिकल 16(4) का बी बोलता है कि मान लीजिए कि किसी स्पेसिफिक कास्ट की, मान लीजिए कि एसटी की 4 पोस्टें खाली है, तो गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती कि वो रिक्रूटमेंट निकाल रही है सिर्फ एसटी के लिए। अगर वो रिक्रूटमेंट निकालेगी तो सभी के लिए निकालेगी, उसके अंदर से किसी अदर वैकेंसी के लिए पोस्टें रख सकती है, लेकिन अकेले नहीं निकाल सकती। आर्टिकल 16 का 5 बोलता है बट इन केस ऑफ अ रिलीजियस फेयर, मान लीजिए कि मंदिर है, तो मंदिर के अंदर अब ऐसा नहीं है कि माइनॉरिटी या मुस्लिम को या किसी और को वो एज अ पंडित रख सकते हैं। तो इस केस में जो है वो उसी धर्म के आदमी को उन्हें रखना पड़ेगा। जो आर्टिकल 16 है, 16 का 6 है, वो बात करता है ईडब्ल्यूएस कोटा का, जो मैक्सिमम 10% है। इनिशियली ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, 2018 में मोदी एडमिनिस्ट्रेशन इसको इंक्लूड किया है। अभी भी ये केस सुप्रीम कोर्ट में है, तो फिलहाल के लिए आप इसे ऐसे ही पढ़िए। जो नेक्स्ट है आर्टिकल 17 एंड 18, बहुत ही छोटे आर्टिकल हैं ये। आर्टिकल 17 बोलता है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। द अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955 के तहत आपको सजा हो सकती है अगर आप किसी के साथ भी छुआछूत जैसी बात करते हैं। नेक्स्ट है एबोलिशन ऑफ टाइटल। आर्टिकल 18 ये बोलता है कि आप किसी से भी टाइटल नहीं ले सकते या अपने नाम के आगे ऑफिशियली टाइटल नहीं लगा सकते, लेकिन अगर आप मिलिट्री से हैं या आपने एकेडमिक में कोई टाइटल पाया है तो आप सिर्फ उसे ही लगा सकते हैं। मान लीजिए जैसे आप पीएचडी हैं, तो आप अपने नाम के आगे डॉक्टर तो लगा सकते हैं, लेकिन मान लीजिए कि आपको कोई पुरस्कार मिला है, पद्मश्री, पद्म विभूषण, तो आप अपने नाम के आगे उसे नहीं लगा सकते हैं। और किसी भी फॉरेन कंट्री से कोई भी टाइटल जो है इंडियन सिटीजन लेकर नहीं आ सकता है। ठीक है दोस्तों। और तो नेक्स्ट है ये आर्टिकल 19, काफ़ी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है ये और काफ़ी बड़ा भी है, इसे हम ध्यान से डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 19(1) का ए बोलता है फ्रीडम ऑफ स्पीच, सभी के पास बोलने का अधिकार है। ठीक है। बी बोलता है टू असेंबल पीसफुली विदाउट वेपन्स, तो हम कहीं भी असेंबल हो सकते हैं विदाउट एनी वेपन पीसफुली। सी बोलता है अलाउड टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन, हम किसी भी प्रकार की यूनियन या एसोसिएशन बना सकते हैं। ठीक है। डी बोलता है मूव फ्रीली ऑल ओवर द इंडिया, आपको किसी भी इंडिया के स्टेट में जाने से कोई नहीं रोक सकता। ई बोलता है टू मेक रेजिडेंस एनीवेयर, मतलब आप मान लीजिए हिमाचल के हैं, आप पंजाब में घर डालना चाहते हैं, हरियाणा में, तो कोई आपको रोकेगा नहीं, बस आपको ज़मीन खरीदनी है, घर डालना है, वो आपकी पर्सनल कैपेसिटी में होगा। और जो एफ है वो बात करता है टू स्टार्ट ऑक्यूपेशन एनीवेयर। इस केस में क्या है, मान लीजिए कि आपके सिटी में जॉब नहीं है, आप किसी और स्टेट में जाते हैं, दिल्ली में जाते हैं, मुंबई में जाते हैं, तो वहाँ पर आप जॉब कर सकते हैं, अपना प्रोफेशन स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद आर्टिकल 19(2) आएगा, जो आर्टिकल 19(1) के एक क्लोज को रिस्ट्रिक्ट करता है, जिसमें ये बोलता है कि आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच का तो अधिकार है, लेकिन आप उस फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे किसी को डिफेम नहीं कर सकते, नेशनल इंटरेस्ट को हर्ट नहीं कर सकते, या फिर किसी भी प्रकार की पब्लिकेशन जो किसी दूसरे की इमेज को हर्ट करती है वो नहीं कर सकते। 19(3) जो है वो रिस्ट्रिक्ट करता है 19(1) के बी को, जिसके अंदर जो है गवर्नमेंट की सॉवरेनिटी, कंट्री की सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी और पब्लिक ऑर्डर को हर्ट नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कि आप असेंबल तो हो रहे हैं पीसफुली, बट आप अगर इनका वायलेशन करते हैं तो ये इनवैलिड करार होगा। 19(4) जो है वो रिस्ट्रिक्ट करता है 19(1) को। इसके तहत क्या है कि आपको अलाउ टू फॉर्म एसोसिएशन, ये तो अलाउ है, लेकिन इस केस में भी सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी और पब्लिक ऑर्डर का ध्यान रखते हुए भी आपको ये काम करना होगा।
आप कोई भी ऐसी यूनियन या एसोसिएशन नहीं बना सकते जो एंटी नेशनल हो। उसके बाद आएगा आर्टिकल 19 का 5, जो रिस्ट्रिक्ट करता है 19(1) के डी और ई को, जिसके अंदर अगर आप इंडिया में कहीं भी घूम सकते हैं या रेजिडेंस बना सकते हैं, लेकिन वहाँ का जनरल इंटरेस्ट आपको देखना होगा और वहाँ के जो एसटी ट्राइब्स हैं उनके राइट्स को भी देखना होगा। मान लीजिए कि गवर्नमेंट ने एक एरिया है जिसे एसटी रिस्ट्रिक्टेड किया हुआ है, तो वहाँ पर सिर्फ ट्राइब्स को रहने का अधिकार है, तो वहाँ पर आप अपना राइट क्लेम नहीं कर सकते कि यहाँ पर मुझे घर बनाना है। उसके बाद आएगा 19(1) के एफ को रिस्ट्रिक्ट जो कर रहा है, यहाँ पर जी लिखा हुआ है, एफ को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है 19(6). इस केस में क्या होता है, आप ऑक्यूपेशन कहीं भी कंट्री में ले सकते हो, लेकिन पहली चीज़ जनरल इंटरेस्ट देखना होगा कि क्या जो आप वो ऑक्यूपेशन वहाँ पे करने जा रहे हैं वहाँ की सोसाइटी को हर्ट तो नहीं कर रहा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, वैलिड क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए, इन द सेंस कि आप कह रहे हो ठीक है मुझे ये काम करना है, लेकिन आपके पास उसकी क्वालिफिकेशन नहीं है, तो फिर आप उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, आप अपना राइट क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो ये थे आर्टिकल 16 to 19। फर्दर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।